अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अब रूस के साथ 30 दिन का युद्ध विराम करने की जिद भारी पड़ने लगी है। पुतिन ने यूक्रेन को 50,000 सैनिकों को कुर्स्क में अब घेर लिया है और पुतिन ने साफ कह दिया है कि अगर 30 दिन का युद्ध विराम चाहते हो तो सबसे पहले 50,000 सैनिकों का तुरंत सरेंडर कराओ, वरना सभी यूक्रेनी सैनिक मारे जाएंगे। और पुतिन के इस अल्टीमेटम के बाद अब यूक्रेन से लेकर पूरे यूरोप तक मौत का सन्नाटा पसरा है। सरेंडर करो वरना नरसंहार, पुतिन का आखिरी अल्टीमेटम। यूक्रेन और यूक्रेनी सेना की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। हालात ये हैं कि एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन का नाम लेकर जेलेंस्की पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन यूक्रेन को सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि यूक्रेनी सेना कुर्स्क में तुरंत सरेंडर कर दे, वरना बुरी तरह से मारी जाएगी। हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्यों ट्रंप ने कहा कि अगर कुर्स्क में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन की बात नहीं मानी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का सबसे बड़ा नरसंहार रूसी सेना के हाथों हो जाएगा। हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूरोपीय देश फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड जैसे देश आखिर क्यों जेलेंस्की से कह रहे हैं कि अगर रूस की कुर्स्क में बड़ी जीत हुई तो यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के कम से कम 6 देशों पर पुतिन का रूस कब्जा कर लेगा। पिछले 24 घंटे में 3 साल से ज्यादा समय से चल रहा यूक्रेन युद्ध कैसे जेलेंस्की के लिए नासूर बन गया, ये अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का नरसंहार, पुतिन के स्पेशल फोर्स तैयार। पश्चिमी रूस के कुर्स्क के इस इलाके को देखिए जहां यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका के तमाम हथियार जिनके दम पर यूक्रेनी सेना रूसी सेना पर जानलेवा हमले कर रही थी, उसे अब रूसी सेना ने तबाह और बर्बाद कर दिया है। यूक्रेनी सेना जो सितंबर 2024 से फरवरी 2025 तक खुद को शिकारी समझ रही थी, वो यूक्रेनी सेना अब खुद शिकार हो रही है। पिछले 15 दिनों में ही 18,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि सैकड़ों की तादाद में यूक्रेनी टैंक, तोप, बख्तरबंद वाहन और हौवित्जर तोपों के चीथड़े रूसी सेना ने उड़ा दिए हैं। अब हालात ये हो गए हैं कि जो जेलेंस्की सोच रहे थे कि कुर्स्क के इलाके पर कब्जा करके पुतिन को घुटनों पर ला देंगे, वो जेलेंस्की अब पुतिन के ऐसे फंदे में फंस चुके हैं जहां यूक्रेनी सेना के नरसंहार पर अब बड़ा खतरा पैदा हो गया है। द्वितीय विश्व युद्ध से बड़ा नरसंहार, यूक्रेन को मत मारो पुतिन। खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी क्षेत्र कुर्स्क में घिरे यूक्रेनी सैनिकों से आत्मसमर्पण करने का अल्टीमेटम दे दिया और कहा कि यदि यूक्रेनी सैनिक हथियार डालकर आत्मसमर्पण करते हैं तो उनकी जान बख्श दी जाएगी और सम्मानजनक तरीके से सुरक्षित रखा जाएगा। पुतिन का यह बयान रूसी टेलीविजन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के कुछ घंटों के ही अंदर आया, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि कुर्स्क में रूसी सेना ने हजारों की तादाद में यूक्रेनी सैनिकों को घेर लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से अपील की थी कि वो यूक्रेनी सैनिकों की जान बख्श दें। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट में लिखा, हमारी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बहुत अच्छी और उपयोगी बातचीत हुई। इस खून खराबे वाले भयानक युद्ध को खत्म करने की बड़ी संभावना है, लेकिन इस समय हजारों यूक्रेनी सैनिक पूरी तरह से रूसी सेना से घिरे हुए हैं और बेहद मुश्किल की स्थिति में हैं। मैंने पुतिन से जोर देकर अनुरोध किया कि उनकी जान बख्श दी जाए। ये बहुत भयंकर नरसंहार होगा, जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कभी नहीं देखा गया। कुछ वॉर एक्सपर्ट्स का तो दावा है कि यूक्रेन में 50,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को चारों तरफ से रूसी सेना ने घेर लिया है। अगर रूसी सेना टैंक, तोप, ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेनी सेना पर हमला करती है तो लगभग 50,000 यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना के हाथों मारे जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये दूसरे विश्व युद्ध से भी कहीं बड़ा सैनिकों का नरसंहार साबित हो सकता है। Управление войсками украинскими внутри этой зоны вторжения утрачено,
И если на первых этапах, вот буквально там неделю-две назад, украинские военнослужащие пытались выходить оттуда небольшими группами, теперь это невозможно. 3 साल से चल रहा युद्ध 30 दिन में नहीं होगा खत्म। अब आप ये भी जान लीजिए कि राष्ट्रपति जेलेंस्की पुतिन के इस अल्टीमेटम पर क्या कह रहे हैं। यूक्रेन जोन से जो रिपोर्ट खुफिया इनपुट के आधार पर पश्चिमी मीडिया में दिखाई जा रही है, उसके मुताबिक रूस ने अपने पश्चिमी कुर्स्क के सबसे बड़े शहर सुत्जा को पूरी तरह से यूक्रेनी सेना से आजाद करा लिया है और यूक्रेनी सेना की बड़ी सप्लाई चेन को भी पूरी तरह से बंद कर दिया है। अकेले कुर्स्क में यूक्रेन की 10% सेना सरेंडर करने को मजबूर हो सकती है, लेकिन जेलेंस्की का दावा है कि कुर्स्क में अभी भी यूक्रेनी सेना की रूसी सेना पर बढ़त है और यही वजह है कि ट्रंप को डर है कि कहीं यूक्रेन के हजारों सैनिक कुर्स्क में ना मारे जाएं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की पर कुछ यूरोपीय देशों ने इस बात का दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि अगर यूक्रेनी सेना रूसी सेना के सामने कुर्स्क में सरेंडर करती है तो ये सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप का भी सरेंडर माना जाएगा। फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और ब्रिटेन ये वो देश हैं जो हर हाल में रूस की शर्तों के खिलाफ जाकर यूक्रेन के साथ युद्ध विराम चाहते हैं, जबकि पुतिन इन देशों को रूस का कट्टर दुश्मन मानते हैं। यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को स्काई शील्ड सुरक्षा देने के नाम पर 120 फाइटर जेट यूक्रेन को देने का ऐलान किया ताकि रूस की बढ़त को रोका जा सके। सबसे पहले हम ब्रिटेन की बात करते हैं, जो यूरोप में तो नहीं है लेकिन यूरोपियन यूनियन और नेटो की मीटिंग में यूक्रेन की तरफ से बोलने वाला सबसे बड़ा रूसी विरोधी देश है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को रूस के सामने झुकने से मना कर दिया और दावा किया कि ब्रिटेन की सेना में मौजूद गोरखा रेजिमेंट यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ जंग में उतरेगी। यहाँ तक कि ब्रिटेन ने अपने स्मार्ट शैडो मिसाइलों के साथ साथ 14,000 करोड़ रुपए यूक्रेन को देने का ऐलान कर दिया। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर यूक्रेन को 14,000 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान करते हुए कहते नजर आए कि इस पैसे से यूक्रेन 5,000 एयर डिफेंस मिसाइल खरीदेगा। इसके अलावा यूक्रेन को जंग के लिए 25,000 करोड़ का लोन देने का वायदा भी कर चुके हैं वो। वहीं फ्रांस ने भी यूक्रेन से साफ कह दिया है कि वो रूस के सामने ना झुके, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जितना भी दबाव क्यों ना डालें। फ्रांस ने तो यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप में फ्रांस के परमाणु बम तैनात करने का ऐलान भी कर दिया, जबकि जर्मनी ने तो यूक्रेन को अपनी सबसे एडवांस मिसाइलें देने का ऐलान कर दिया है। वहीं पोलैंड ने साफ कहा कि यूक्रेन की मदद के लिए पोलैंड नेटो सेनाओं के साथ साथ रूस का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुतिन आखिर क्यों कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का सरेंडर करवाना चाहते हैं। अगर कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के 50,000 सैनिक सरेंडर करेंगे तो इसका मैसेज क्लियर जाएगा कि यूक्रेन ने ही रूस के कुर्स्क पर हमला करके कब्जा किया था, जिसे रूसी सेना ने आजाद करा लिया। यानी रूस यहाँ हमलावर नहीं बल्कि यूक्रेन हमलावर साबित होगा। Там ситуация полностью под нашим контролем. И группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции. Это полная изоляция и полный огневой контроль. Техника брошена полностью. Вывести ее невозможно. Она там останется. Это уже гарантированно. А если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа: сдаться в плен или погибнуть. रूस ने कुर्स्क पर दोबारा लगभग कब्जा करके यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जेलेंस्की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत की मेज पर कुर्स्क के बदले बड़ी डील की आस में थे, लेकिन रूसी सेना कुर्स्क क्षेत्र के सबसे बड़े शहर सुत्जा पर फिर से कब्जा करके जेलेंस्की की आस को तोड़ चुकी है और अब जेलेंस्की के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं रह गया। हम आपको बता दें कि कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के खिलाफ रूसी सेना ने
एक पुरानी बंद पड़ी गैस पाइपलाइन से ऐसा खतरनाक ऑपरेशन किया जिसने कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों के चिथड़े उड़ा दिए। जानकारी के मुताबिक कुर्स्क क्षेत्र में बंद पड़ी गैस पाइपलाइन में रूस के स्पेशल फोर्स ने रेंग कर और झुक करके लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय की। लगभग 1.4 मीटर की मोटाई वाली इस पाइपलाइन से रूसी स्पेशल फोर्स उस ठिकाने पर पहुंच गई जहां यूक्रेन के हजारों सैनिक मौजूद थे। जैसे ही रूसी स्पेशल फोर्स को मौका मिला, उन्होंने यूक्रेनी सेना पर हमला करके उनका सफाया कर दिया और इलाके पर कब्जा कर लिया। कुछ खबरों में यहां तक दावा किया गया कि लगभग 30 दिन तक रूसी सैनिक 15 किलोमीटर गैस पाइपलाइन में चलते रहे, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों को इसकी भनक तक नहीं लगी। जैसे ही रूसी सैनिक यूक्रेनी टुकड़ियों के पीछे पहुंचे, उन्होंने रात में घात लगाकर यूक्रेनी सेना पर हमला कर दिया और 10,000 यूक्रेनी सैनिकों को निहत्था होने पर मजबूर कर दिया। गिर गए 50,000 सैनिक। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का सर्वनाश। आप रूसी सेना की बढ़त और जीत का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त रूसी सेना को पश्चिमी रूस के कुर्स्क इलाके पर दोबारा कब्जा करने में जरा भी यूक्रेनी सेना की तरफ से चुनौती नहीं मिल पा रही है। रूसी सेना की तरफ से दावा किया गया है कि रूसी इलाके कुर्स्क पर कब्जा करने वाले 10,000 यूक्रेनी सैनिकों को उनकी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। रूसी सेना ने अपने कुर्स्क को यूक्रेनी सेना से आजाद कराने के लिए जमीनी और हवाई हमलों की झड़ी लगा दी है। रूस के टैंक, तोप और बख्तरबंद वाहनों के हमले इतने तेज हैं कि यूक्रेनी सेना कुर्स्क इलाके में कम से कम 136 मोर्चे से भाग गई है। रूस के पैदल सैनिक तेजी से यूक्रेन के मोर्चों पर कब्जा करने में जुटे हुए हैं। यूक्रेन की सेना इस वक्त इसीलिए कुर्स्क में बुरी तरह से हार रही है क्योंकि अमेरिका से मिले हाइमार्स रॉकेट अमेरिकी सहायता के बिना सटीक हमला नहीं कर पा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 50,000 यूक्रेनी सैनिकों को कुर्स्क में रूसी सेना ने इस तरह से घेर लिया है ताकि वो जल्द से जल्द सरेंडर कर दें। रूस ने कुर्स्क के साथ साथ डोनेस्क और ओडेसा में भी क्लस्टर बमों से यूक्रेनी सेना पर हमला किया है, जिसकी वजह से यूक्रेनी सेना के 24 घंटे के अंदर 1200 से ज्यादा सैनिक मारे गए। इधर मरते और हाँफते यूक्रेन ने फ्रांस से मिले मिराज 2000 फाइटर जेट और अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों से रूसी मिसाइलों और ड्रोन को मारने की कोशिश की, लेकिन मिराज 2000 और F-16 जेट रूस के तूफानी हमलों के सामने फिसड्डी साबित हुए। रूस ने 8 घंटे के अंदर ही यूक्रेनी इलाकों पर 228 हवाई हमले किए हैं, जबकि 115 यूक्रेनी मोर्चों पर यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान भी पहुंचाया है। कई इलाकों में तो सैनिकों को सरेंडर होते भी देखा जा सकता है। तबाह इमारतें यूक्रेन के हालात खुद बयां कर रही है। रूसी सेना के तूफानी हमलों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में पूर्वी यूक्रेन, दक्षिणी यूक्रेन और पश्चिमी यूक्रेन पर सबसे प्रचंड हमले रूसी सेना की तरफ से किए जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जैसे ही एक तरफ से रूसी सेना ने अपने सुखोई और मिग सीरीज के लड़ाकू विमानों को यूक्रेनी सेना के ठिकानों को तबाह करने के लिए लगाया, तो वहीं रूस की बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों ने यूक्रेन के डोनेस्क, खार्किव, खेरसॉन और जापोरेजिया पर अंधाधुंध हमले कर दिए। भस्म कर दिया डोनेस्क, जला दिया ओडेसा। रूस के मिसाइल हमलों के बाद जलते यूक्रेन के डोनेस्क इलाके की तस्वीरें भी जरा देखिए। दावा किया जा रहा है कि रूस के हवाई हमले में 11 से ज्यादा यूक्रेनी मारे गए हैं, जबकि 30 से ज्यादा इसमें घायल भी हुए। हम आपको ये भी बता दें कि अमेरिका ने सैटेलाइट तस्वीरें यूक्रेन को देना बंद कर दी हैं, जिसके बाद से रूस के तूफानी हमलों की लहरें एक के बाद एक आ रही हैं। वॉर जोन से आई खबरों के मुताबिक यूक्रेन के डोनेस्क इलाके डोब्रोबिलिया शहर में 8 इमारतें पूरी तरह से जलकर राख हो गई हैं। अब जरा रूस के हवाई हमलों की दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, जिसने यूक्रेन के ओडेसा शहर को जलाकर भस्म कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के दक्षिणी काला सागर बंदरगाह ओडेसा में भयंकर तबाही हुई है। यहां पर रूस के दर्जनों ड्रोन ने एक साथ हमला किया। ओडेसा में रहने वाले यूक्रेनी लोगों का दावा है कि रूस ने इससे पहले इतना बड़ा हमला ओडेसा पर कभी नहीं किया था, लेकिन जब से ट्रंप ने यूक्रेन को सैन्य और खुफिया सूचना देनी बंद कर दी, रूसी सेना के हमलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है।
राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी रूसी हमलों को लेकर अमेरिका और यूरोप से फिर गुहार लगाने लगे हैं। Ракети, також шахед по центральній частині міста. 9 житлових будинків були під ударом. Також під ударом торговельний центр, магазини. 11 людей, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким. अब ऐसे हालात में अगर कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिक सरेंडर नहीं करते तो फिर पुतिन की रूसी सेना 50,000 यूक्रेनी सैनिकों का पूरी तरह से सफाया कर देगी। और अगर ऐसा होता है तो फिर यूक्रेन के साथ साथ यूरोप और नेटो के कम से कम 6 देश रूस से सीधी जंग में कूद पड़ेंगे। और अब देखना यह होगा कि ट्रंप दबाव बनाकर ज़ेलेंस्की से कैसे यूक्रेनी सेना का सरेंडर कुर्स्क में करवाते हैं। तुर्की ने सैन्य जासूसी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन तुर्की ने दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए जासूस ईरान की सेना से जुड़े हैं। वहीं सीरिया ने भी अब ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो कमांडर जुलानी ने इस्लामिक स्टेट टेरर कमांड पर हुई इस एयर स्ट्राइक में सीधे अमेरिका का हाथ कहा है। अमेरिका की गोलबंदी के जवाब में अब ईरान की तरफ से रूस और चीन ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। चीन रूस ने ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने की डिमांड की है और इसके साथ ही अब ईरान के एटमी प्रोग्राम को रोकने में अमेरिका को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पुतिन जिनपिंग की गुप्त मीटिंग में ईरान पर जो फैसला हुआ वो ट्रंप की टेंशन और ज्यादा बढ़ाने वाला है। वॉर रिहर्सल के बाद ईरान ने किया एटमी ऐलान। ट्रंप को चैलेंज, रोक सको तो रोक लो। ईरान का पीला एटम बम रेडी है। ईरान की मिसाइलें बहुत जल्द एटमी हथियारों से लैस होंगी। ईरान दुश्मनों को परमाणु ताकत का एहसास कराने वाला है। ईरान के एटम बम बन चुके हैं। ईरान एटमी टेस्ट के लिए भी रेडी है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई पहला एटम बम धमाका कहां करेंगे अभी यह तय नहीं है, लेकिन यह तो तय हो चुका है कि ईरान को एटम बम बनाने से दुनिया की कोई ताकत अब रोक नहीं पाएगी। और वजह है बीजिंग से आई ये तस्वीरें, जहां अमेरिका के खिलाफ दुनिया के सबसे ताकतवर 2 देशों ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यानी ट्रंप के सभी प्लान फ्लॉप हो चुके हैं। ईरान के एटमी प्रोग्राम से हटे बैन। ईरान जितने चाहे उतने बनाएगा एटम बम। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पुतिन जिनपिंग का सपोर्ट। वॉर जोन में आया खामनेई का पीला एटम बम। पश्चिमी एशिया की वॉर टेंशन का सबसे बड़ा अपडेट बीजिंग से आया है, जहां रूस, चीन और ईरान की हाई लेवल मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में जो तय हुआ उसने व्हाइट हाउस में भूचाल ला दिया है। ट्रंप की टेंशन इसीलिए भी बढ़ चुकी है कि इजराइल के दुश्मनों ने फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। वेस्ट बैंक में इजराइल के हमले ने तय कर दिया कि युद्ध जारी है। पहले की तरह बारूद बरस रहा है, मिसाइलें और रॉकेट की बौछार हो रही है। इजराइल अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है।
मगर इजराइल जो चाहता है वो हासिल नहीं कर पा रहा है और इसकी वजह है अब तक प्रेसिडेंट ट्रंप के किए गए दावे जो जमीन पर उतर नहीं पाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जितने ऐलान किए उनमें से एक भी 100% पूरे नहीं हो पाए। ट्रंप ने धमकी दी थी कि हमास युद्ध रोककर सभी बंधक रिहा करे वरना हमास को धरती से मिटा देंगे, लेकिन ऐसा तो अब तक कुछ भी नहीं हुआ। ट्रंप ने यह भी कहा था कि गाजा को खाली करवाकर वहां रिवेरा बनेगा, नहीं तो अमेरिका सबको मार डालेगा। अब तक इस पर भी ऐसा कुछ नहीं हो पाया। इसी तरह ट्रंप ने सीरिया में युद्ध खत्म करवाने का ओपन ऐलान किया, मगर वहां भी खून खराबा सारी हदें पार करता नजर आ रहा है। ट्रंप ने हिजबुल्लाह और हुथी लड़ाकों को इजराइल पर हमले बंद करने या फिर मिट जाने की वार्निंग दी थी, मगर फाइटर ग्रुप ने उनकी एक नहीं सुनी। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि एटम बम बनाना बंद करो, नहीं तो ईरान को बर्बाद कर डालूंगा, लेकिन अब तक ट्रंप ने बातों के अलावा ईरान पर तो कोई एक्शन नहीं लिया। ट्रंप के तेवर जितने तल्ख हो रहे हैं, ईरान भी उतने ही बोल्ड फैसले ले रहा है। अली खामनेई ने परमाणु समझौते पर लिखी ट्रंप की चिट्ठी को भी ज्यादा भाव नहीं दिया, यानी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने ट्रंप को तो दो टूक लहजे में क्लियर मैसेज दे दिया कि ईरान का एटमी प्रोग्राम बेरोक टोक जारी रहेगा। Iranian nuclear program is peaceful in nature. It is under the surveillance of the International Atomic Energy Agency. Iran is receiving huge inspections from the IAEA, and our nuclear program has never been diverted to non-peaceful purposes. पहले संयुक्त युद्धाभ्यास और अब एटमी हथियारों वाला ऐलान। ये सिर्फ ट्रंप को चैलेंज नहीं, नेतन्याहू के लिए भी टेंशन की बात है, क्योंकि ईरान का पहला टारगेट इजराइल हो सकता है। इजराइल पर ईरान ने मिसाइल अटैक करके जग जाहिर कर रखा है कि जैसे ही उसके पास जंग जीतने वाला हथियार होगा, उसका निशाना इजराइल होगा। और ये सब कुछ जानते हुए भी चीन और रूस ने ईरान पर लगे एटमी प्रतिबंधों को हटाने का मिशन शुरू कर दिया है। 三国副外长成功举行了中国、伊朗、俄罗斯关于伊朗核问题的北京会晤，并发表了联合声明，这是朝着正确方向迈出的重要一步。我们还会同伊朗核问题的其他各方加强沟通，推动他们展示政治诚意，早日回归复谈。和平仍可争取，不能轻言放弃。单边制裁只会激化矛盾，对话谈判才是。 ईरान को चीन और रूस का फुल सपोर्ट मिल चुका है। तीनों देशों का तालमेल युद्ध के मैदान में भी दिखाई दिया। सिक्योरिटी बिल्ड 2025 युद्धाभ्यास में ईरान, रूस और चीन ने अमेरिका को सीधे संदेश दिया। ईरान ने आर पार के युद्ध के लिए जमकर गोल्ड जुटाना भी शुरू कर दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने युद्ध संकट से मुकाबला करने के लिए सोने के इंपोर्ट को बढ़ा दिया है। जनवरी 2025 तक ईरान ने 81 मीट्रिक टन सोना आयात किया, जो पिछले साल की तुलना में 234% ज्यादा है। फरवरी 2025 तक कुल आयात 100 मीट्रिक टन से भी ज्यादा हो गया। इस समय ईरान के विदेशी मुद्रा भंडार का 20% हिस्सा सोना ही है। अमेरिका के लगाए प्रतिबंधों के चलते ईरान ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क से कटा हुआ है। इसीलिए ईरान इंटरनेशनल लेन देन के लिए गोल्ड रिजर्व करना शुरू कर चुका है, और यही गोल्ड आगे चलकर ईरान के एटमी हथियारों को बनाने के भी काम आने वाला है। ईरान ने महाशक्तियों के साथ परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए जो समझौता किया था, उसकी मियाद इसी साल खत्म हो रही है। इसीलिए भी ईरान अमेरिका से टकराने को तैयार है। इस बार टकराव हुआ तो रूस और चीन हर तरह से ईरान के साथ हैं।
2015年全面伊核协议的达成，以及之前的谈判中，中国做出了重要的贡献。很遗憾，经过10年，我们可能在某种上又回到了原点。我想呢，这个美国是伊核问题的主要当事方之一。当然，美伊之间，由于历史的原因，存在着严重的这个信任赤字。 तो क्या अमेरिका ईरान की किसी भी चाल की काट तलाश नहीं पा रहा है? सवाल ये है कि क्या इजराइल इस बीच सिर्फ तमाशबीन बना रह सकता है? इसका अपडेट जानने से पहले सुप्रीम लीडर अली खामनेई का रुख भी जान लीजिए कि वो ट्रंप पर रत्ती भर भी यकीन करने को अब तैयार नहीं है। اینی که رئیس جمهور آمریکا میگه ما آماده هستیم با ایران مذاکره کنیم و دعوت به مذاکره و ادعا میکنه که نامه‌ای فرستاده که البته به ما نرسیده، به من یعنی نرسیده. این به نظر من این فریب افکار عمومی دنیاست. این معناش این است که ما اهل مذاکره میخوایم مذاکره کنیم، صلح کنیم، دعوا نباشه. ایران حاضر به مذاکره. मतलब ईरान की तरफ से युद्ध फाइनल है। तय सुपर पावर को करना है कि वो क्या चाहता है। इसकी एक बानगी तो अमेरिका ने इराक में दिखा भी दी, जहां अमेरिका ने आईएसआईएस के सबसे कुख्यात कमांडर का खात्मा कर डाला। इराक और सीरिया का स्वयंभू गवर्नर और विदेशी मामलों का हेड खदीजा खौफनाक स्टाइल में मारा गया है। सुपर पावर ने सभी दुश्मनों के लिए वीडियो रिलीज किया, जिसमें अमेरिकी सेना ने जॉइंट ऑपरेशन में आईएस अब्दुल्ला माकी मुस्ले अल रिफाई और अबू खदीजा को एयर स्ट्राइक में उड़ा दिया। जंगी जेट से बरसते बमों ने एक झटके में टेरर हेडक्वार्टर को धुआं कर डाला। अबू खदीजा के सफाये के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल प्लेटफॉर्म पर यह मैसेज लिखा। अबू खदीजा के खात्मे का ऐलान इराक के पीएम ने भी किया। इराक के अनबर राज्य में हुई एयर स्ट्राइक की डिटेल भी हैरान कर देने वाली है। इस्लामिक स्टेट के डिप्टी खलीफा कहे जाने वाले अबू खदीजा को अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बलों ने संयुक्त हमले में ढेर कर दिया। अब्दुल्ला माकी मुस्ले अल रिफाई को उसके अड्डे में घुसकर अमेरिकी जंगी जेटों ने बमबारी की। इराक के मोस्ट वांटेड खदीजा को मारने के लिए अमेरिका के साथ सीरिया के कुर्द फोर्स ने भी पूरा साथ दिया। अबू खदीजा के खात्मे को सीरिया के नए सर्वा कमांडर जुलानी की सरकार ने भी अच्छा कदम माना है। فإن الأمن مسؤولية مشتركة. نحن مستعدون لتعزيز التعاون مع العراق لمكافحة داعش على طول حدودنا، فالإرهاب لا يعرف حدودا، وكذلك يجب أن تكون جهودنا في القضاء عليه. أمن العراق وأمن سوريا والعكس صحيح. जो खुद को अबू बकर अल बगदादी का वारिस बताता था, जिस टेरर कमांडर से इराक की हुकूमत खौफ खाती थी, उसे अमेरिका ने एक झटके में मिट्टी में मिला दिया। सुपर पावर की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका जिस दुश्मन को टारगेट बनाता है, उसे तबाह किए बिना वो रुकता नहीं है। ऑपरेशन अबू खदीजा से एक बात और साफ हो जाती है कि सीरिया में भी सुपर पावर की पकड़ वक्त के साथ साथ और मजबूत होती जा रही है। कमांडर जुलानी ईरान के विरोध में अमेरिका के साथ जा भी सकता है। इसका कारण ईरान का कमांडर जुलानी को लेकर के दिए गए विरोधी बयान है। बशर के तख्ता पलट के बाद जुलानी ने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह फाइटर्स को सीरिया में मारना शुरू कर दिया है। ईरान के सैन्य अड्डे भी सीरिया में अब सुरक्षित नहीं हैं। सीरिया ने इराक में जिस तरह से लामबंदी शुरू कर दी है, उससे भी ईरान को झटका लग सकता है। نهدف من زيارتنا هذه إلى تعزيز التبادل التجاري بين بلدينا وإزالة العوائق وفتح الطرق أمام ازدهار الشركات السورية والعراقية معا। इराक में, सीरिया में और तुर्की में जो रणनीति बन रही है, इससे अमेरिका के स्टैंड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान अगर एटम बम बनाने की जिद नहीं छोड़ता तो युद्ध अमेरिका की मजबूरी बनेगा और मुमकिन है कि इजराइल सुपर पावर से पहले ही ईरान को दहलाना शुरू कर दे। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु अड्डों को बर्बाद करने का पूरा रोड मैप बना रखा है। नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस विजिट में प्रेसिडेंट ट्रंप को वॉर प्लान भी दिखाया था। हालांकि तब ट्रंप ने गाजा रिबेरे का ऐलान करके ईरान पर हमले का ब्रेक लगा दिया था।
मगर अब तो हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट साफ कर चुकी है कि ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम में तेजी लाई है। ईरान यूरेनियम का उतना उत्पादन कर रहा है जो कि हथियार बनाने के लिए काफी है। अब ईरान के पास चीन और रूस जैसी महाशक्ति वाले देशों का सपोर्ट है। ऐसे में ईरान किसी भी दिन परमाणु बम का टेस्ट करके दुनिया को संकट में डाल सकता है। ईरान के एटमी टेस्ट से भी भीषण युद्ध की शुरुआत हो सकती है। प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू ईरान की इसी गलती का इंतजार कर रहे हैं और अब ये बात साफ है कि एटमी युद्ध छिड़ा तो अमेरिका उन सभी देशों से हिसाब लेगा जो ईरान के समर्थन में दिखेंगे।